नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो है इंडिया एंड द वर्ल्ड नाम के इस चैप्टर की। यहाँ पे मैं आपको इतना पोर्शन द अरब्स तक कंप्लीट कर चुका हूँ। एक्चुअली अरब्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफ्रीका, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। इतना पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का बचा हुआ है, जिसको यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अफ्रीका के बारे में बात करें, अगर अफ्रीका के बारे में बात की जाए तो अरब वो लोग थे जो अफ्रीका को इंडियन ओशन में और क्लोजली लेके आए। इनफैक्ट अफ्रीका को इंडियन ओशन से साथ मिलाना और मिडल ईस्टर्न ट्रेड के साथ मिलाने में अरब्स का एक मेजर रोल रहा है। अगर आप बात करो तो आपको पता है कि अफ्रीका के जो नॉर्दर्न हिस्से में कहीं ना कहीं अरब्स का कंट्रोल रहा है। अब्बासिद डायनेस्टी का एक बहुत लंबे समय तक कंट्रोल रहा। ओटोमन अम्पायर का भी आगे आने वाले समय में कंट्रोल आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो अरब माइग्रेशंस थे, यानी बहुत सारे अरब लोग आके अफ्रीका में सेटल हुए, और जो अरब्स की मर्केंटाइल एक्टिविटी थी। अब आप बोलोगे मर्केंटाइल एक्टिविटी क्या होती है। मर्केंटाइल एक्टिविटी मतलब समथिंग रिलेटिंग टू ट्रेड, समथिंग रिलेटिंग टू कॉमर्स, ये होती है मर्केंटाइल एक्टिविटी। तो जो ईस्ट कोस्ट था अफ्रीका का, वहाँ पे मर्केंटाइल एक्टिविटी और अरब माइग्रेशन शुरू हुए। बहुत सारे अरब्स इस इलाकों में जाके सेटल होने लगे, उनकी मर्केंटाइल एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ने लगी। आप देखो तो अरब्स की जो माइग्रेशन थे वो मलिंडी, जांजीबार, इस प्रकार की कंट्रीज में भी अरब्स पहुंचने लगे थे। ठीक है। अगर आप बात करो अरब ट्रेड की, तो अरब ट्रेड में लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स, गोल्ड, आइवरी, चाहे स्लेव्स का ट्रेड हो, चाहे गोल्ड का ट्रेड हो, चाहे आइवरी का ट्रेड हो, अरब्स ने कोई भी ट्रेड नहीं छोड़ा। उनको पैसा कमाना था, वो ट्रेड में इन्वॉल्व हुए। वो समय के साथ अपने आप को ढालते रहे और ट्रेड करते रहे। अब आप बात करो अफ्रीका में उस समय पे एक बहुत पावरफुल इथोपियन किंगडम था। बहुत लंबे समय तक ये इथोपियन किंगडम चलता चला आ रहा था। और ये जो इथोपियंस थे, ये अपने आप को हबशीस बोलते थे। इन इथोपियंस की अरब्स के साथ उतनी बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि धर्म की प्रॉब्लम आ गई। इथोपियंस, ये जो हबशीस थे, ये क्रिश्चियंस थे और इनकी बाइजेंटीन एम्पायर से बहुत बनती थी। और आपको पता है कि वेस्टर्न बाइजेंटीन एम्पायर तो काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था। ईस्टर्न बाइजेंटीन एम्पायर की अगर आप बात करो, जिसका सेंटर था कॉन्स्टेंटिनोपल, ईस्टर्न बाइजेंटीन एम्पायर धीरे धीरे छोटा होता गया, क्योंकि ईस्टर्न बाइजेंटीन एम्पायर के बहुत सारे हिस्सों में अरब्स अटैक करके घुसते रहे। और पूरे, जब कॉन्स्टेंटिनोपल को सुल्तान महमद ने जीत लिया और प्रेजेंट इस्तांबुल नाम के शहर पे कब्जा जमा लिया, तो ये पूरा का पूरा इलाका अरब्स के हाथ के अंदर चला गया। अब बाइजेंटीन एम्पायर जैसे जैसे कमजोर होता चला गया, ये जो हाबशीस थे, जो इथोपियंस थे, जो कि बाइजेंटीन एम्पायर के थ्रू जुड़े हुए थे, बाइजेंटीन एम्पायर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, इन इथोपियंस, इन हबशीस की भी हालत खराब होने लगी, क्योंकि इनकी अरब्स के साथ बन नहीं पा रही थी। और बाइजेंटीन एम्पायर गिरने की वजह से अरब्स धीरे धीरे इनके डोमेन में घुस रहे थे। तो भाई बाइजेंटीन एम्पायर गिरा, उसके साथ साथ इन हबशीश की हालत भी गिरी, और कहीं ना कहीं इनके डोमेन में जो अरब्स थे वो एंट्री मार रहे थे। तो अरब्स इस अफ्रीका के इलाके में धीरे धीरे ताकतवर होते चले गए, और नॉर्दर्न अफ्रीका में तो इनका कंट्रोल सही हो गया है। फिर ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए, खासकर चाइना की बात की जाए, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट था तो चाइना था। तो भाई चाइना के सोसाइटी और कल्चर में अगर आप बात करो तो 8th और 9th सेंचुरी में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। टैंग डायनेस्टी के रूल के अंदर था आपका चाइना, और टैंग डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, उनका जो इलाका था वो सिंध कियांग नाम की जगह पे भी बढ़ गया था। सेंट्रल एशिया में है काशगर। आज की डेट में जो सिंह कियांग नाम की जगह है ना, इसको जिनजियांग बोला जाता है। ठीक है। जिनजियांग में एथनिक टर्क्स रहते हैं। ठीक है ना भाई। तुर्किस्तान का जो इलाका होता था, तो एथनिक टर्किश माइनॉरिटी की जो उइगुर पीपल है, वो जिनजियांग रीजन में रहते हैं। जिनजियांग रीजन के ऊपर आपको पता है चाइना का कब्जा है, और कहीं ना कहीं जो उइगुर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है, उनके ऊपर चाइना बहुत सारा अत्याचार करता है इस जिंगजियांग नाम की प्रोविंस पे। इसके बारे में भी अक्सर कर आप लोग न्यूज़ में पढ़ते ही रहते होगे। तो ये जो सिंकियांग नाम की जगह है, ये वही जगह है। तो इन जगहों पे भी टैंग रूलर्स का कब्जा होने लगा, और उसके चलते ही आज की डेट में चाइना इन इलाकों को अपना क्लेम करता है। अब चूंकि सेंट्रल एशिया के जिनजियांग रीजन पे जब टैंग डायनेस्टी कब्जा हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरलैंड ट्रेड था ना चाइना का, दुनिया भर में बढ़ने लगा, और इसी को नाम दिया गया सिल्क रोड। इस सिल्क रूट के थ्रू केवल सिल्क ही एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था, बहुत सारे हाई क्वालिटी पोर्सिलिन, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये सब एक्सपोर्ट किए जाते थे वेस्ट एशिया को, यूरोप को और इंडिया को। और ऐसा नहीं था कि चीज़ें सिर्फ एक्सपोर्ट होती थी, फॉरेन ट्रेडर्स को भी वेलकम था चाइना में। बहुत सारे ट्रेडर्स
चाहे वो पर्शियन हो, अरब्स हो, इंडियंस हो, वो चाइना जाते थे। ज़्यादातर साउथ चाइना सी वाली लोकेशन से जाते थे। बहुत सारे लोग तो चाइना में जाके सेटल डाउन भी हुए हैं। 9th सेंचुरी के आधे आते आप देखोगे कि जो टैंग अंपायर था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगा, और 10th सेंचुरी में टैंग डायनेस्टी की जगह एक नई डायनेस्टी आई जिसका नाम था द सुंग डायनेस्टी। इस सुंग डायनेस्टी ने चाइना के ऊपर राज किया 100 सालों के लिए। ठीक है, फिर आप देखोगे कि सुंग डायनेस्टी जब कमजोर होने लगेगी तो मंगोलों का अटैक होगा। यहाँ पे मंगोल्स अटैक करेंगे, सुंग डायनेस्टी के रूलर्स को उखाड़ फेंकेंगे, और भैया कहीं ना कहीं मंगोल्स तबाही मचाएंगे चाइना में, डेथ और डिस्ट्रक्शंस लेके आए मंगोल्स अपने पास। बट कहीं ना कहीं मंगोल रूलर्स ने अपने राज के अंदर नॉर्थ चाइना और साउथ चाइना को यूनाइट कर दिया। मंगोल रूलर्स कुछ हद तक नॉर्दर्न वियतनाम का जो इलाका था ना, टोंकिन और अनाम साउथ वियतनाम का इलाका, ये भी चाइना के साथ जोड़ गए थे। नॉर्थ में कोरिया तक पे ये लोग कब्जा कर गए थे। मंगोल्स ने ईस्ट एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स बनाया। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो मंगोल्स थे कोई बहुत मॉडर्न वे से तो रूल करते नहीं थे। ये सब लोग आप कह सकते हो तो अटैकर्स थे, इन्वेडर्स थे, कहीं गए, लूटपाट करी, फिर निकल गए। कोई पॉलिटिकल सिस्टम तो देखो इन्होंने स्टैब्लिश किया नहीं। तो इनका जो राज्य था ना, साम्राज्य था ना, वो बहुत लिमिटेड था, वो एक लिमिट से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। ये कुछ मंगोल रूलर्स की यहाँ पे प्रतिमाएं आपको नजर आ रही हैं। आगे बात किया जाए तो देखिए, एक वेनेशियल ट्रेवलर, वही मैंने बताया मार्को पोलो के बारे में, वेनेशियन मतलब जो वेनिस से आया हो, तो इसने कुछ समय तक टाइम कुबलई खान के कोर्ट में स्पेंड किया है। कुबलई खान मंगोल रूलर था चाइना का। कुबलई खान उस मंगोल डायनेस्टी का रूलर था जिसने बहुत लंबे समय तक चाइना में राज किया है। अभी कुबलई खान के कोर्ट में क्या क्या होता था, जिसका एक बहुत बड़ा अकाउंट छोड़ा है मार्को पोलो ने। मार्को पोलो की बात की जाए तो मार्को पोलो अपने देश इटली वापस लौट गया समुंदर के रास्ते, और इटली वापस लौटते वक्त ये जो मालाबार का इलाका है, प्रेजेंट डे केरला का इलाका है इंडिया का, यहाँ पे भी ये रुका। तो आप देखो कि दुनिया भर से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट में आ रहे थे। चाइना यूरोप के साथ कनेक्ट में आ रहा था, चाइना इंडिया के साथ कनेक्टेड था ही, इंडिया अरब ट्रेडर्स के थ्रू यूरोप के साथ कनेक्टेड था ही। तो दुनिया भर के जो अलग अलग इलाके थे वो एक दूसरे के साथ बहुत पहले से ही कलेक्ट हो रहे थे, चाहे आप कॉमर्शियल कनेक्शन बोल लो, चाहे आप कल्चरल कनेक्शन बोल लो। ठीक है, अब यहाँ पे इन कॉमर्शियल और इकोनॉमिक कनेक्शंस के साथ साथ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी आने लगे, एक्सपेंशनिस्ट अर्जेस आने लगी। बहुत सारे ऐसे रूलर बन के आए, उभर के आए, जो कि बड़े इलाकों पे अपना कब्जा करना चाहते थे। जैसे जो चाइनीज रूलर्स थे, खासकर मंगोलों के अंदर और बाकी रूलर्स के अंदर, इनके अंदर एक्सपेंशनिस्ट अर्ज थी। एक्सपेंशनिस्ट अर्ज का मतलब क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इलाका अपने कब्जे में लेंगे। और जो मीडिवल टाइम्स थे उस समय पे मेथोडोलॉजी, मीडिवल टाइम्स और एंशियंट टाइम्स में इस प्रकार का थॉट प्रोसेस होता था कि भैया सेना इकट्ठी करो, अटैक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में कब्जा लो। तो चाइना का भी ये था। चाइना ने एक बड़ी स्ट्रांग नेवी बनाई थी और चाइना साउथ ईस्टर्न स्टेट्स पे कब्जा करना चाहता था। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के स्टेट्स भी इतनी जल्दी से हार मानने वाले नहीं थे। अब आप बोलोगे साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या आता है, तो साउथ ईस्ट एशिया में जब बर्मा, आपका लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है। तो साउथ ईस्ट एशिया उस समय पे इतनी अलग अलग कंट्रीज नहीं थी। साउथ ईस्ट एशिया में उस समय पे दो पावरफुल अंपायर्स थे। एक पावरफुल अंपायर था शैलेंद्र डायनेस्टी और दूसरा पावरफुल अंपायर था कंबोजा डायनेस्टी। तो साउथ ईस्ट एशिया में दो डायनेस्टी ताकतवर थी, एक थी शैलेंद्र डायनेस्टी और दूसरी थी आपकी कंबोजा डायनेस्टी। अगर चाइना को इस इलाके में पूरी तरीके से कब्जा करना था तो उसको इन दो डायनेस्टीज को हराना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इन दो डायनेस्टीज को हराना इतना आसान था नहीं। अगर आप बात करो शैलेंद्र डायनेस्टी की, तो शैलेंद्र डायनेस्टी का उदय हुआ 7वीं शताब्दी में, और इसमें क्या क्या आता था, तो इसमें श्री विजय एम्पायर भी आता था। शैलेंद्र डायनेस्टी के अंदर ही श्री विजय एम्पायर आता है, 10वीं शताब्दी तक ये फ्लोरिश करता था। अब ऑब्वियस ये बात है, ये जो शैलेंद्र डायनेस्टी है, ये श्री विजय डायनेस्टी है, ये आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगी, ये हमें नहीं पता है क्योंकि ये उस समय की डायनेस्टी थी और साउथ ईस्ट एशिया की डायनेस्टी थी। हमें साउथ ईस्ट एशिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप श्री विजय और ये शैलेंद्र डायनेस्टी बात करो, इनफैक्ट ये जो श्री विजय अंपायर था शैलेंद्र डायनेस्टी के अंदर ही था। इस श्री विजय अंपायर के अंदर सुमात्रा आइलैंड्स, जावा आइलैंड्स, मलय पेनिनसुला, आज की डेट का थाईलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा और कुछ हद तक फिलीपींस का हिस्सा भी इस श्री विजय अंपायर के अंदर आता था। अगर आप बात करो शैलेंद्र रूलर्स की, तो उनके पास पावरफुल नेवी थी, कहीं ना कहीं चाइना के साथ सी ट्रेड
अपनी साइड पे यही लोग कंट्रोल करते थे। फिर बाद में जब श्री विजय एम्पायर का पतन होगा तो उसके बाद 11वीं शताब्दी में एक और डायनेस्टी आएगी यहाँ पे, जिसका नाम था माजापाहित एम्पायर। तो इस प्रकार से एम्पायर्स यहाँ पे बदलते रहे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एम्पायर्स बदले हैं, दुनिया भर में इंडिया जैसे रूलर्स हुआ करते थे। इंडिया जैसे रूलर्स मतलब एक्सपेंशनिस्ट अर्ज वाले रूलर्स। मीडिवल और एंशिएंट टाइम्स का टाइम ही ऐसा था भाई। कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तलवार भालों से लड़ाई करनी है, एक ने दूसरे को हरा दिया, उसके कब्जा लिया, कोई दूसरा आया उसके इलाके पे कंट्रोल किया, हरा के उस पर कब्जा लिया। तो इस प्रकार की माइंडसेट से ये लोग अपना राज चलाते थे, ठीक है ना। आप कह सकते हो मीडिवल माइंडसेट था, एक राजा ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को जीत के अपनी बादशाहत को पाने की कोशिश करता था। ये जो माजापाहित अंपायर आया, जितना बड़ा श्री विजय अंपायर था ना, उससे भी बड़ा अंपायर बनाया इस माजापाहित अंपायर ने 14th सेंचुरी में। अगर आप बात करो साउथ इंडिया के कुछ ऐसे साम्राज्यों की जिन्होंने ताकतवर नेवीज बनाई हैं, तो जो पल्लवास थे साउथ इंडिया में, उन्होंने एक ताकतवर नेवी बनाई थी। इनसे भी ज्यादा ताकतवर नेवी बनाई थी चोलास ने, ठीक है ना। चोला के जो रूलर हैं राजराज चोला, राजेंद्र चोला, इनके बारे में मैंने पढ़ाया है, आगे भी आएंगे ये। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, इंडिया की मिडिल हिस्ट्री बहुत डिटेल में मैं आपको कवर करवाऊंगा। एक चोला रूलर ने तो सुमात्रा मलया में नेवल एक्सपीडिशंस खोले थे, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन रखने के लिए, ट्रेड वगैरह को जारी रखने के लिए। अगर आप बात करो तो इस इलाकों की कंट्रीज के साथ इंडिया के कल्चरल और ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बहुत पहले से रहे हैं, इवन क्रिश्चियन एरा से पहले से रहे हैं। बहुत सारे चाइनीज और इंडियन स्कॉलर्स पेलेम्बांग नाम की जगह पे जाते रहे हैं। ये जो पेलेम्बांग नाम की जगह है, ये कैपिटल रहा है अंपायर का, किसका, श्री विजय अंपायर का, ओके। और उसके बाद महापजित अंपायर का भी ये कहीं ना कहीं कैपिटल रहा है, ये सुमात्रा में है। ये संस्कृत और बुद्धिस्ट सेंटर रहा है, यहाँ पे बहुत लंबे समय तक संस्कृत और बुद्धिज्म की पढ़ाई भी कराई गई है, बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स को जो भी यहाँ पे जाके पढ़ना चाहते थे। फिर अगर आप देखो तो ये जो रूलर्स थे इन अंपायर्स के, चाहे महापजित अंपायर की बात कर लो, चाहे श्री विजय अंपायर की बात कर लो, इन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनवा रखे हैं अपने समय पे। इसमें जो सबसे फेमस टेम्पल है वो है टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर इन ईस्टर्न जावा। ईस्टर्न जावा में जो टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर है ये काफी फेमस है, बुद्धा को डेडिकेटेड है ये। इस टेम्पल की बात की जाए तो इट इज अ होल माउंटेन कार्व्ड into 9 stone terraces surmounted by stupa, और Indian epics such as Ramayana and Mahabharata are displayed in the palace of the temple. So मतलब इस प्रकार के और भी टेम्पल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। मतलब जितने भी रूलर्स थे सब आके एक एक टेम्पल बना के जाते थे। एक यहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रेंड देखा गया, अगर आप बुद्धिस्ट के प्रोपोगेशन की बात करो और हिंदुइज्म की प्रोपोगेशन की बात करो। देखिए बुद्धिज्म धर्म और हिंदुइज्म धर्म इन इलाकों में भी था, इंडिया में भी था। इन इलाकों में क्या हुआ कि हिंदुइज्म धर्म कहीं ना कहीं बुद्धिज्म धर्म के सबऑर्डिनेट हो गया और बुद्धिज्म धर्म तेजी से बढ़ा। इंडिया में क्या हुआ कि हिंदुइज्म धर्म डोमिनेट हो गया और बुद्धिज्म धर्म उसमें एसिमिलेट हो गया। तो ये जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे ना, जो साउथ ईस्ट एशिया में रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे इंडिया के बाहर, उसमें जो हिंदू टेम्पल्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बुद्धिस्ट टेम्पल्स में कन्वर्ट कर लिया, और इंडिया में जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू टेम्पल्स में कन्वर्ट कर गए। उसके बारे में भी अभी आगे बात होगी। फिर बात करते हैं किसकी, कंबोजा एम्पायर की। कंबोजा एम्पायर की बात की जाए तो ये कंबोडिया और अनाम, जो कि आज की डेट में साउथ वियतनाम है, यहाँ तक फैला हुआ था। एंड इट रिप्लेस द हिंदुआइज्ड किंगडम ऑफ फुनान विच हैड डोमिनेटेड द एरिया अर्लियर। तो इस कंबोडिया और साउथ वियतनाम के इलाके में पहले एक हिंदू किंगडम था फुनान, इसको हटा के कंबोजा एम्पायर आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई। अगर कंबोजा एम्पायर की बात की जाए तो ये फ्लोरिश कर रहा था 15वीं शताब्दी में। इसमें भी जबरदस्त कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, जबरदस्त प्रॉस्पेरिटी हुई भाई। इन्होंने खतरनाक टेम्पल्स बनाए। कंबोडिया में अंकोर थॉम नाम का टेम्पल है, वो इन्होंने बनवाया। आप देखो 10वीं शताब्दी की शुरुआत से बात की जाए तो इन इलाकों में हर रूलर अपना एक टेम्पल बनवाता था। मतलब कोई नई डायनेस्टी रूल करने आई, उस नई डायनेस्टी ने अपने नाम का टेम्पल बनवा दिया। तो एक नया रूलर उसके नाम का टेम्पल, एक नया रूलर उसके नाम का टेम्पल, 200 टेम्पल्स बन गए। और ये जो 200 टेम्पल्स बने ना, 3.2 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 200 टेम्पल्स बन गए। मतलब इस इलाके में जो डायनेस्टी आके राज कर रही थी, जो राजा आके राज कर रहा था, वो अपने आप की याद में एक नया टेम्पल बनवा रहा था।
इन सारे टेम्पल्स में जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो है अंकोर वाट। इसको कभी कभी अंगकोर वाट बोला जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है अंगकोर वाट। भाई 3 किलोमीटर के कवर्ड पासेजेस, इसमें हिंदू गॉड्स गॉडेसेस अप्सराओं की बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं हैं, स्किलफुली एग्जीक्यूटेड पैनल्स हैं जिसमें रामायण के सीन्स, महाभारत के सीन्स। और कहीं ना कहीं ये जो टेम्पल्स थे ना, ये बहुत लंबे समय तक बाहर की दुनिया की नज़रों से छुपे रहे थे। बहुत बाद में ये डिस्कवर हुए हैं। शुरुआत में ये अंगकोर वाट जो टेम्पल्स थे, जो बाकी टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस थे, बाहर की दुनिया को पता ही नहीं था कि इस प्रकार के कोई टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट भी करते हैं। 1860 में एक फ्रेंच मैन ने इनको डिस्कवर किया। बाद में इनके ऊपर शोध की जाने लगी और बाद में पता चला कि भैया 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी में तो जबरदस्त टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी हुई है। और खास बात यह है कि साउथ ईस्ट एशिया में जब 10वीं से 12वीं शताब्दी में टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी हो रही थी, उसी समय पे पैरेलली इंडिया में भी जबरदस्त टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी हो रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी का पीरियड साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया, साउदर्न इंडिया में खासकर सेम ही था ऑलमोस्ट। फिर अगर आप बात करो तो बहुत सारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो चाइना भी गए। ओके, आफ्टर ट्रेवलिंग ओवरलैंड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ टकला इन मैनन पेनिनसुला टू साउथ चाइना सी। अभी इतना स्पेसाइज जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे इंडियन ट्रेडर्स आप देखोगे साउथ चाइना जाएंगे। किसके थ्रू? पोर्ट ऑफ टकाला के थ्रू, मैंने पेनिनसुला से साउथ चाइना सी में। अब इनकी लोकेशंस भी मैं आपको दिखा सकता हूँ बट उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है तो मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मीडियल हिस्ट्री की शुरुआत में ये एक छोटा सा वर्ड मीडियल हिस्ट्री का इंट्रो टाइप का है। तो मैं कहानी के सॉर्ट ऑफ से आपको लेके आगे चल रहा हूँ। आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ चाइना में इंडिया से गए बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क सेटल हुए, इनफैक्ट बहुत सारे ब्राह्मण सेटल हुए, क्योंकि इन इलाकों में ऐसा नहीं था कि केवल बुद्धिज्म एग्जिस्ट करता था, हिंदुइज्म भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तो इंडिया से निकला बुद्धिज्म, चाइना पहुंचा, चाइना से कोरिया पहुंचा, कोरिया से जापान पहुंचा। तो ये जो बुद्धिज्म धर्म का प्रचार प्रसार है, शुरुआत तो इसकी इंडिया से हुई बट धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है, तो बुद्धिज्म की फैलने की बात की हमने। अब अगर आप बात करो, बुद्धिज्म में एक ट्रेंड देखा गया। बुद्धिज्म भले ही इंडिया में डिक्लाइन करने लगा, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में जो बुद्धिज्म था वो फ्लोरिश कर रहा था। और साउथ ईस्ट एशिया में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो हिंदू गॉड्स थे वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट फोल्ड में आ रहे थे। तो बुद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया में इंपॉर्टेंट होता जा रहा था और कहीं ना कहीं हिंदुइज्म उससे इंफीरियर हो रहा था। और एट द सेम टाइम इंडिया में क्या हो रहा था कि हिंदुइज्म इंपॉर्टेंट होता जा रहा था और बुद्धिज्म कहीं ना कहीं इंफीरियर हो रहा था। तो जो बुद्धिस्ट गॉड्स और गॉडेसेस थे वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म की फोल्ड के अंदर आने लगे। तो इस प्रकार की एक्टिविटी हमको साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में देखने को मिली। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के बहुत क्लोज कॉमर्शियल और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स रहे वेस्ट के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ, मदागास्कर के साथ एंड कंट्रीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के साथ। अगर आप बात करो साउथ ईस्ट एशिया के जो अलग अलग किंगडम्स हैं, कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच के कल्चरल कनेक्शंस के लिए साउथ ईस्ट एशिया के किंगडम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो हमारे जो आप कह सकते हो कि बड़े बड़े जो स्कॉलर्स रहे हिमालयस की वजह से, भले अगर वो सीधे ना पार कर पाए तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया के होते हुए चाइना चले गए। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे हमारे जो धर्म गुरु हैं वो चाइना गए। तो इंडिया चाइना, चाइना की तरफ से भी बहुत सारे मॉन्क्स इसी रास्ते में इंडिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखी जाए यहाँ पे। आगे बात की जाए चाइना और इंडिया के बीच में, ये जो साउथ ईस्ट एशिया में बड़े बड़े एम्पायर्स बन रहे थे वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इंडियन इन्फ्लुएंस आ रहा था, कहीं ना कहीं उनके ऊपर चाइनीज इन्फ्लुएंस भी आ रहा था। बट ये जो साउथ ईस्ट एशिया के एम्पायर्स थे इनकी अपनी खुद की एक कल्चरल एग्जिस्टेंस थी। आप देखो कि जैसा कि मैंने बताया कि अबाजिद अंपायर के अंदर बहुत सारे अरब ट्रेडर्स इंडिया में आए। अब एक व्यू पॉइंट यहाँ फैलाया जाता है कि जो अरब ट्रेडर्स आए उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को कन्वर्ट किया। देखिए, कन्वर्जन शुरुआत में एक उनका प्रेरोगेटिव नहीं था। शुरुआत में उनका प्रेरोगेटिव था कल्चर, मतलब आपका ट्रेड को बढ़ाना। धीरे धीरे देखेंगे आप कि जो कन्वर्जन वाली प्रैक्टिस हुई ना, ग्रेजुअली हुई है। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने का मोटिव नहीं था शुरुआत में, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो मोटिव बना। शुरुआत में जो आप कह सकते हो कि फोकस था वो ट्रेड पे था। जब ट्रेड के थ्रू लोग अमीर होने लगे, कहीं ना कहीं उनके रहने के स्टैंडर्ड्स अच्छे होने लगे, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। वो अरब आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे। शुरुआत में अगर आप अरब ट्रेडर्स की बात करो और अरब डोमिनियंस की बात करो तो वहाँ पे ठीक ठाक रिलीजियस फ्रीडम और टॉलरेंस था।
अलग अलग कल्चर्स की कॉमिंगलिंग होती थी इन अरब डोमेन्स में। आप देखो तो इंडोनेशिया और जो मलिया था आइलैंड है, आज की डेट में वहाँ पे जो इस्लाम एग्जिस्ट करता है, उनका इस्लामाइजेशन एकदम से नहीं हुआ है, बहुत धीरे धीरे हुआ है। वहाँ पे बुद्धिज्म पहले भी फ्लोरिश कर रहा था, थोड़ा बहुत ही आज बचा है, हालांकि अब तो इंडोनेशिया ऑलमोस्ट पूरा इस्लामिक कंट्री बन ही चुका है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि वहाँ पे जो इस्लाम एग्जिस्ट करता है वो इतना ज़्यादा कट्टर नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे लोग काफ़ी घुले मुले हैं। और अगर आप पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में चले जाओ, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में चले जाओ, तो वहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम वर्जन ऑफ इस्लाम देखने को मिलता है। तो जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन रहा है अलग अलग कल्चर्स का, उससे भी पता चल जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी एक धर्म के होने से चीजें नहीं होती हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इस एग्जाम्पल को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। टर्की की अगर आप बात करो, टर्की एक देश है, ज्यादातर लोग यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। टर्की में डेमोग्राफी में मोस्टली मुस्लिम्स रहते हैं। आपको पता है कि जो टर्की है ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। टर्की, देखिए, जो अरब रूलर्स थे, अब ईस्टर्न बाइजेंटीन एम्पायर को हटा के इस बड़े से इलाके में अरब रूलर्स ने कब्जा कर लिया। वो अलग बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हार गए, ठीक है ना। सारी कॉलोनियल पावर्स ने आपस में बांट लिया। मुस्तफ़ा केमल आतातुर्क के अंदर रेवोल्यूशन आया और टर्की एक देश बन गया। आज की डेट में अगर आप टर्की आओगे कभी, तो यहाँ पे जो लोगों के रहने का तरीका है आपको काफ़ी हद तक यूरोपियन नजर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कि वो जो सिखाया जाता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना है, आपको हिजाब पहनना है, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा नहीं देखना चाहती। लोग अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। ओके, तो कुल मिला के एक मॉडर्नाइजेशन वाला एलिमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको हर जगह मॉडर्नाइजेशन एलिमेंट नहीं देखने को मिलेगा। आप अफगानिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान में इस्लामिक टेनेट्स के नाम पे लड़कियों के राइट्स को दबाया जाता है। क्या ये टर्की में होता है? नहीं। क्या ये इंडोनेशिया में होता है? नहीं। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक धर्म के होने से किसी को दबाया नहीं जाता है। उस पर्टिकुलर जगह का एवोल्यूशन किस हिसाब से हुआ है, उस पर्टिकुलर जगह का करंट मेंटल मेकअप क्या है, ये चीज़ें बहुत हद तक मैटर करती हैं। फिर अगर आप देखो तो इंडिया और ये जो बाकी के आसपास के जो मैंने आपको इलाके बताए, इनके बीच में जो भी रिश्ते थे वो धीरे धीरे स्नैप होने लगेंगे। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है टूटने लगेगी। ट्रेडिशनल कल्चरल कॉन्टैक्ट्स और जो ट्रेड कॉन्टैक्ट्स से टूटने लगेंगे जब कॉलोनियल कंपनीज की एंट्री होगी। तो इंडोनेशिया में डच कंपनी की एंट्री होगी, बर्मा, इंडिया, मलया में इंग्लिश कंपनी की एंट्री होगी, इंडो चाइना में फ्रेंच रूल आएगा, और फिर पूरा का पूरा जो सेटअप है वो बिगड़ जाएगा। और उस सेटअप को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे श्री विजया अंपायर का डोमिनियन दिखा रखा है, ओके। और यहाँ पे महापजित अंपायर का डोमिनियन दिखा रखा है। महापजित अंपायर का डोमिनियन श्री विजय अंपायर के डोमिनेशन से बहुत ज़्यादा है। मैप्स तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी डाल दिए हैं। इतना ज़्यादा आपको डिटेल में इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये पहला चैप्टर ठीक तरीके से समझ में आ गया हो। जल्दी ही सेकेंड चैप्टर नॉर्दर्न इंडिया एज ऑफ 3 एम्पायर्स 800 to 1000 AD में मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।